नमस्कार, आदाब। क्रिमिनल हिस्ट्री के एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। हमारे देश का हर तीसरा इंसान युवा की कैटेगरी में आता है। युवाओं में सोच, सत्ता, समाज और देश सब कुछ बदलने की ताकत है, लेकिन अच्छी परवरिश ना मिले तो बच्चे दिशाहीन हो सकते हैं। जो बच्चे बुरी आदत और मन मर्जी के गुलाम बन जाते हैं, उन्हें मशवरे सुनने की आदत नहीं होती है, और जिन्हें सुनने की आदत नहीं होती, एक वक्त के बाद लोग उन्हें समझाना भी बंद कर देते हैं। लेकिन हमारे अपने बच्चे गलत राह पर हो, अपनी जिद में माता पिता की भी ना सुने, तो क्या उन्हें अपने हाल पर छोड़ देना सही है? आज के केस में भी ऐसे ही एक युवा देवेंद्र की बात करेंगे, जो संभालने तो परिवार निकला था, लेकिन क्रिमिनल बन गया। आज की कहानी दिल्ली की है, दिल्ली का नंद नगरी इलाका। यहाँ पर रोजाना की तरह बच्चे अपने स्कूल जा रहे थे और लोग अपने काम और व्यवसायों में बिजी थे, और लोग ऑफिस जाने वाले ऑफिस जा रहे थे, और जो फ्री थे वो व्यायाम या योगा पर गार्डन में व्यस्त थे। अब कहानी की शुरुआत होती है मोहल्ले से, नंद नगरी मोहल्ला, जहाँ पर लोगों को दुर्गंध आती है। यानी जब आसपास लोग अपने कामों में व्यस्त होते हैं तो जो काम करते समय उन्हें दुर्गंध आती है। दुर्गंध आती है तो ये दुर्गंध यानी इतनी खतरनाक थी कि लोग पता लगाने की कोशिश करते हैं कि ये दुर्गंध आ कहां से रही है, इसे रोका जाए। लेकिन दुर्गंध कहां से आ रही है ये पता लगाने में ये नाकाम हो जाते हैं, और फिर धीरे धीरे किसी तरह पूरे मोहल्ले वाले खोजते हैं तो पता चलता है कि एक रूम के अंदर से ये दुर्गंध आ रही है। तो मोहल्ले वाले सोचते हैं कोई जानवर या कुछ मरा होगा, लेकिन एक उसी के अंदर एक व्यक्ति था जिस शक होता है कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, रूम बंद है और यहाँ से जो महिला रहती थी वो भी गायब है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं। तो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और फिर पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है, जहाँ जिस रूम से वो बास आ रही थी यानी दुर्गंध आ रही थी। फिर पुलिस दरवाजा तोड़कर घर के अंदर जाती है तो सामान बिखरा हुआ था। लग रहा था कि यहाँ कुछ तो कुछ हुआ है, यानी किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ है, लेकिन कोई नजर नहीं आ रहा था, यानी किसी की बॉडी नजर नहीं आ रही थी, लेकिन बास आ रहा था और दुर्गंध काफी तेज आ रही थी कि पुलिस को भी रुमाल नाक पर लगाकर मास्क पहनने के बाद उस रूम की तलाशी लेनी पड़ी। पुलिस तलाशी लेने लगी तो बेड के अंदर, जो बेड होता है, बेड के अंदर जो सामान रखी जाती है, उस जगह पर एक महिला की लाश पड़ी होती है और सर से काफी खून निकल रहा था, और पुलिस को बॉडी को देखकर साफ पता चल रहा था किसी ने इसका मर्डर किया है। फिर पुलिस तुरंत इस बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज देती है। फिर अस्पताल से पीटीएम रिपोर्ट आती है, यानी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, तो पता चलता है कि महिला की गला दबाने की भी कोशिश की गई थी और उसे कम से कम वजनदार यानी ईंट से वार कर, उसके सर पर वार कर उसे मारा गया है। फिर पुलिस में आजू बाजू पूछताछ करती है, यानी मोहल्ले में पूछताछ करती है कि आखिर इस महिला यानी महिला है कौन और ये कब से यहाँ रह रही है, और इसे किसी से क्या दुश्मनी है, या किसी से दुश्मनी भी है तो उसने क्यों मारा और उससे क्या दुश्मनी थी। सबसे बड़ा सवाल पुलिस के सामने ये था कि महिला को मारने वाला कौन है। पुलिस को जांच करती है केस में तो पुलिस को पता चलता है कि ये महिला विधवा है, यानी ये महिला अकेली इस रूम में रहती है, और ये रूम भी इसका खुद का रूम है और 4-5 और रूम भी है इसका। और इस महिला का नाम है आशा देवी। आशा देवी इस मृत महिला का नाम है, और इसके खुद के मकान है 4-5 और किराए पर देकर रखती है, और खुद भी इस एक रूम में रहती है। अब 4-5 किराएदारों से पूछताछ होती है, लेकिन उसमें से एक किराएदार गायब रहता है। आपको बता दें, एक किराएदार गायब रहता है। फिर पुलिस जांच तो कर रही थी, लेकिन पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि एक 60 वर्षीय महिला को कोई किस लिए मारेगा, पैसे के लिए? तो पुलिस घर में जांच की तो वहां पर जो आभूषण थे, जो आशा देवी के जो आभूषण थे, जो पैसे थी, वो भी गायब थे। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल तो ये भी था कि ये चोरी की वजह से वारदात को घटना यानी अंजाम दिया गया है या किसी और कारणवश। अब पुलिस केस की जांच शुरू करती है और मोहल्ले के सारे सीसीटीवी खंगालती है और आसपास और मोहल्ले वालों से पूछताछ करती है। तो मुखबिरों से सूचना मिलती है, यानी जब पूछताछ करने के बाद पता चलता है कि यहाँ पर जो एक किराएदार था उसके साथ आशा देवी का अफेयर था, काफी अच्छा रिलेशन था दोनों के बीच में, जो बाजू में इसके किराए पर रहता था, यानी इसके रूम के अंदर। तो पुलिस को सामने एक बड़ा क्लू और एक बड़ा हिंट और इस केस को लीड करने की एक बड़ी बात सामने पता चल गई थी। अब पुलिस इस केस में जांच करती है और उसे पता करने की कोशिश करती है कि आशा देवी किसके साथ रिलेशन में थी, यानी 60 वर्षीय महिला किसके साथ रिलेशन में थी। अब पुलिस ये पता करती है।
पुलिस पता करती है तो पता चलता है देवेंद्र नाम का ये एक युवक है जो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से आया है, उसके साथ ये अफेयर में थी, रिलेशन में थी। अब मोहल्ले में पुलिस पूछताछ करती है और देवेंद्र के बारे में और जानकारी निकलती है। देवेंद्र काफी सालों से यानी 2, 3, 4, 5 सालों से आशा देवी के रूम में रहता था, यानी उसके किराए के रूम पर रहता था और उसे किराया देता था और उसके साथ रिलेशन में भी था। अब सबसे बड़ा ये पूरी कहानी तभी समझ में आएगी जब देवेंद्र पकड़ा जाएगा। अब पुलिस पूछताछ करती है और एक टीमें पूछताछ करती है, एक टीमें जांच करती है और एक टीमें देवेंद्र को पकड़ने की कोशिश करती है। पुलिस की कई टीमें इस केस को सॉल्व करने की कोशिश कर रही थी क्योंकि राजधानी दिल्ली का ये केस था और काफी सेंसिटिव केस था क्योंकि इसमें चोरी भी हुई थी और एक महिला की 60 वर्षीय महिला की हत्या भी हुई थी। अब पुलिस किसी तरह सीसीटीवी और मुखबिरों की सूचना के आधार पर देवेंद्र को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार करती है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से पुलिस देवेंद्र को गिरफ्तार कर दिल्ली लेके आती है और उसे पूछताछ करती है तो वो नई नई कहानियां और नई नई बातें बताता है। लेकिन पुलिस जब कड़ाके से पूछताछ करती है तो सारी कहानी वो उगल देता है और उगलने के बाद जो कहानी सामने आती है वो काफी चौंका देने वाली थी। साल 2015 की बात है जब देवेंद्र अलीगढ़ से यानी उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से अपने घर से पढ़ाई करने के बहाने दिल्ली आता है और यहाँ पर पढ़ाई करने के बहाने काम करता है, यानी खुद का एक व्यवसाय खोलता है जिसमें कॉपर की पैकिंग की जाती है, यानी तांबे की पैकिंग की जाती है और ये व्यवसाय लगभग 4 सालों तक ये करता है। लेकिन साल 2019 का वो मनहूस दिन जब आता है, कोरोना की एक नई लहर आती है और इस लहर में देवेंद्र का जो व्यवसाय था वो चौपट हो जाता है और एक बेरोजगार वापस से हो जाता है देवेंद्र। और देवेंद्र बेरोजगार हो जाने के बाद फिर से घर जाता है, यानी परिवार वालों से मिलता है और पिता से पढ़ाई के नाम पे फिर कुछ पैसे लेता है और वापस दिल्ली आ जाता है पढ़ने के बहाने और वहां पर चूज करता है दिल्ली का नंद नगरी इलाका। यहाँ पर आशा देवी नाम की एक महिला जो मृत है उसके रूम यानी उसके 4-5 रूम थे तो उसके किराए पर उसका एक रूम लेता है और उस रूम में रहता है और एक कंपनी या एक कारखाने में काम करने लगता है पैसों के चलते और यहाँ पर कमाने लगता है। फिर धीरे धीरे कुछ समय बाद जो महिला थी आशा देवी जो इनकी मालकिन थी रूम की, उसके साथ देवेंद्र का अफेयर शुरू हो जाता है। देवेंद्र को मोहल्ले वाले प्रेम से देव भी बुलाते थे। देवेंद्र पूरा नाम कोई नहीं लेता था, ज्यादातर लोग उसे देव नाम से जानते थे और मालकिन और देवेंद्र का अफेयर शुरू हो जाता है। धीरे धीरे काफी एक दूसरे के क्लोज हो जाते हैं देवेंद्र और मालकिन आशा देवी और आशा देवी और देवेंद्र के बीच काफी बार शारीरिक संबंध भी बनते हैं और एक दूसरे के काफी क्लोज हो जाते हैं क्योंकि देवेंद्र का भी कोई नहीं था और उसके बाद आशा देवी जो मालकिन थी 60 वर्षीय महिला, उसका भी कोई नहीं था। तो दोनों काफी क्लोज हो जाते हैं और दोनों को काफी बार मौका भी मिलता है क्योंकि अकेले रहते हैं और इनका कई बार शारीरिक संबंध भी बनता है। तो लगभग ये सिलसिला और ये कहानी इन दोनों की लव स्टोरी लगभग 2019 से लगभग साल 2019 से साल 2021 तक चलती है। फिर 2021 में देवेंद्र का किसी और महिला के साथ अफेयर शुरू हो जाता है। आपको बता दें देवेंद्र का साल 2021 में मोहल्ले की एक और महिला के साथ अफेयर शुरू हो जाता है और अफेयर इतना ज्यादा होता है कि 30 साल का देवेंद्र उससे सगाई कर लेता है, यानी अपने गांव अलीगढ़ जाकर, पैसा तो कमा ही रहा था, जाकर अलीगढ़ में सगाई कर लेता है। और जब ये बात आशा देवी को पता चलती है, 60 वर्षीय महिला आशा देवी को जब ये बात पता चलती है तो काफी गुस्से में होती है और देवेंद्र को अपने घर बुलाती है। तो सगाई को लेकर, यानी जब वो शादी करने जा रहा है उससे लेकर वो काफी विरोध करती है और काफी गुस्सा होती है। फिर इसी गुस्से में दोनों का झगड़ा होता है और देवेंद्र ईंट उठाता है और उसके सिर पर वार कर देता है और आशा देवी तुरंत वहां पर बेहोश हो जाती है। और बेहोश हो जाने के बाद देवेंद्र को लगता है कि ये कहीं वापस होश में ना आ जाए या कंप्लेन ना कर दे या कुछ और हल्ला ना करे, इसकी वजह से वो गला दबाने की कोशिश करता है, यानी गला दबाकर मारने की कोशिश करता है। फिर उसके बाद उसे लगता है कि ये मर गई है, यानी फिर भी वो ईंट उठाता है और ईंट से उसके सिर पर कई बार वार करता है, यानी उसके सिर को पूरा कुचल देता है। और कुचलने के बाद बाकायदा उसकी बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए बाकायदा बेड को खोलता है और बेड के अंदर उसकी बॉडी को डाल देता है। बॉडी को अंदर डालकर ऊपर से सामान रखकर वो रूम को बंद करके अपने गांव अलीगढ़ वापस भाग जाता है
उसे लगता था कि वो कभी भी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आएगा और ये सच सामने नहीं आएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपको बता दें, फिर धीरे धीरे दुर्गंध आने लगी बॉडी से और बॉडी सड़ने लगी अंदर। तब जाकर मोहल्ले वाले पुलिस को बुलाते हैं और ये पूरी कहानी आप लोगों के सामने आती है। इस कहानी में तो ये साफ पता चलता है, आशा देवी देवेंद्र के साथ गुजारे उस वक्त में गिरफ्त होकर रह गई थी जब उनमें प्यार था, लेकिन देवेंद्र से धोखा खाने के बाद भी वह उसे अपनी जिंदगी समझने की गलती क्यों कर बैठी। साथ ही सवाल उसकी जिंदगी का ये जहर था जिसका जवाब तलाशते तलाशते उसने अपनी जिंदगी जहर से भी विषैली बना दी। सच को एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ स्वीकार कर लेना ही जीवन का सबसे बड़ा इम्तिहान है। जो लोग सच को स्वीकार नहीं कर पाते हैं वह जिंदगी भर अपनी मृत रचना की गड्ढे ही खोदते रहते हैं। फिर मिलूंगा एक नए और एक चौंका देने वाले केस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।